हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। यार आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है स्ट्रिंजेंट। STRINGENT स्ट्रिंजेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाए जाते हैं किसी के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाए जाते हैं, या फिर बिना किसी छूट के उन नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसे कुछ सख्त से भरे हुए कानून बनाए जाते हैं। तो मतलब ये कठोर कानून होते हैं या फिर स्ट्रिंजेंट कानून होते हैं। अब जैसे करप्शन है, वो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, ये सभी को पता है, सरकार को भी पता है। लेकिन अब सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या फिर करप्शन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। उन सख्त कानून को स्ट्रिंजेंट बोला जा सकता है। अब जैसे जब हम स्कूल जाया करते थे तो उस टाइम पर यूनिफॉर्म को लेकर स्कूल के अंदर सख्त कानून बनाए गए थे कि हाँ, हर एक पर्सन को या फिर हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना है। तो वो जो कठोर कानून है या फिर वो जो कठोर नियम है, उनको आप स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, जैसे कुछ भी है जो कि स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा सीवियर है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू कॉम्बैट करप्शन। मतलब जो सरकार है उसने इम्पोज किया या फिर उसने लागू किया स्ट्रिंजेंट मेजर्स को, मतलब कुछ सख्त कानून को लागू किया या फिर कुछ कठोर कानून को लागू किया टू कॉम्बैट करप्शन, या फिर करप्शन से लड़ने के लिए सरकार ने कुछ कठोर कानून लागू किए। द पार्लियामेंट पास्ड स्ट्रिंजेंट लॉज टू रेगुलेट फेक न्यूज। मतलब जो भी पार्लियामेंट है या फिर जो भी संसद है, उसने फेक न्यूज को रेगुलेट करने के लिए या फिर जो भी फेक न्यूज फैल जाती है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज को या फिर कुछ कठोर कानूनों को पारित किया या फिर उन्होंने पास किया। गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैं 100 वोकैबुलरी वर्ड्स के ऊपर एक पीडीएफ तैयार करने की सोच रहा हूँ अपनी। तो आप अपने हिसाब से मुझे बताइए कि मुझे उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। मैं उसमें नॉर्मली उसका प्रोनाउंसिएशन ऐड करूंगा, उसकी डिटेल्ड हिंदी मीनिंग ऐड करूंगा, सिनोनिम्स ऐड करूंगा, एंटोनिम्स ऐड करूंगा और डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स ऐड करूंगा। और साथ ही जो भी करंट अफेयर से जुड़े हुए एग्जांपल्स होंगे, सिचुएशंस होंगी, उनके ऊपर एग्जांपल्स तैयार करके उनमें ऐड करूंगा, हर वर्ड के लिए अलग अलग। तो आप मुझे बताइए कि इसके अलावा मैं क्या क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ उस पीडीएफ के अंदर। क्या आप रेडी हो इस चीज को लेने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वर्ड है हमारा लीनियंसी। LENIENCY, लीनियंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए मर्सी दिखाना। मतलब ये जो सिचुएशन होगी, दिखाने वाली जो सिचुएशन होगी किसी चीज के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, दया दिखाने वाली जो भी सिचुएशन होगी उसको लीनियंसी बोल सकते हैं। मतलब किसी चीज की नरमी बोल सकते हो, किसी पर्सन के अंदर नरमी बोल सकते हो, या फिर जो भी टॉलरेंस है उसको आप लीनियंसी बोल सकते हैं। अब जैसे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की गलतियों के ऊपर कुछ नरमी दिखाते हैं या फिर थोड़ा बहुत दया वाला भाव दिखा देते हैं, तो उस नरमी को लीनियंसी बोल सकते हैं। एक बार की मैं बात बताता हूँ, जब मैं स्कूल जाता था तो उस टाइम पर एक बार मैं होमवर्क करके नहीं गया, तो स्कूल में पहुंचने से पहले पहले मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मेरे टीचर मेरे को बहुत डांटेंगे या फिर मारेंगे कि मैं होमवर्क करके नहीं आया। लेकिन जब मैं अपने टीचर के सामने गया तो टीचर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि टीचर ने मुझे अपनी नरमी दिखाई या फिर अपना जो भी दया वाला भाव है वो दिखाया। तो उस भाव को या फिर उस नरमी को लीनियंसी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, मर्सी बोल सकते हैं, कंपैशन बोल सकते हैं, टॉलरेंस बोल सकते हैं, या फिर फॉरगिवनेस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द जज शोड लीनियंसी टुवर्ड्स द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। मतलब जज ने पहली बार अपराध करने वाले के प्रति अपनी नरमी दिखाई। मतलब एक पर्सन था जिसने अपराध किया था, वो ऑफेंडर था, लेकिन जज ने उसके ऊपर नरमी दिखाई, मतलब अपना दया वाला भाव दिखाया। पेरेंट्स ऑफन शो लीनियंसी व्हाइल देयर चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स। मतलब जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति लीनियंसी दिखाते हैं कभी कभी, या फिर नरमी दिखाते हैं कभी कभी जब वे गलतियां करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा ब्रेजन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि बेशर्म है, या फिर एक ऐसे सिचुएशन है, किसी की
आदत हो सकती है जो कि बेशर्मी से भरी हुई है। बेशर्मी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे किसी पर्सन की एक आदत है कि वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के एक खुले व्यवहार वाला इंसान है, मतलब ओपन व्यवहार वाला इंसान है, उसको शर्म नहीं आती है, तो वो बेशर्मी वाला व्यवहार हो गया उसका, या फिर वो जो पर्सन होगा वो ब्रेजन होगा क्योंकि वो बेशर्म है। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसने कोई भी कांच का सामान तोड़ दिया, जब उससे पूछा गया कि हाँ तूने तोड़ा है या फिर नहीं तोड़ा है, तो उसने साफ मना कर दिया कि हाँ मैंने तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा कांच का सामान। तो उस टाइम पर उसने बेशर्मी से मना कर दिया कि हाँ उसने कांच का सामान नहीं तोड़ा है। तो उसकी इस बेशर्मी को या फिर बिना किसी संकोच के बात कह देने वाली सिचुएशन को या फिर उसकी एक आदत को ब्रेजन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं, शेमलेस बोल सकते हैं, ऑडेशियस भी बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। द चाइल्ड ब्रेजनली डिनाइड ब्रेकिंग द वास, मतलब जो बच्चा था उसने बेशर्मी से मना कर दिया या फिर बेशर्मी से इनकार कर दिया कि उसने वास नहीं तोड़ा था। मतलब ये तो पता ही था कि हाँ उसने फूलदान तोड़ा था या फिर वास तोड़ा था, लेकिन उस बच्चे से जब पूछा गया कि हाँ उसने तोड़ा था या नहीं तोड़ा था, उसने बेशर्मी से मना कर दिया कि उसने फूलदान नहीं तोड़ा था। द ब्रेजन करप्शन स्कैंडल रॉक्ड द एंटायर नेशन, मतलब जो भी बेशर्मी से भरा हुआ करप्शन था, बेशर्मी से भरा हुआ जो भी भ्रष्टाचार घोटाला था, उसने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। अगला वर्ड है हमारा आउटक्राई, OUTCRY, आउटक्राई ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए पब्लिक डिसअप्रूवल बोल सकते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाते हैं जिसमें मतलब कड़ा विरोध बोल सकते हो किसी चीज के लिए। अब जैसे सरकार अगर कोई नया कानून लागू करती है, अगर कुछ ग्रुप्स को देश के अंदर वो पसंद नहीं आता है, तो वो कड़ा विरोध करने के लिए वहां पर उतर जाते हैं, तो उस कड़े विरोध को आउटक्राई बोला जा सकता है। अब सरकार ने ये फैसला लिया कि वो जंगल को काटेगी और उसके ऊपर हाईवे बनाएगी, तो कुछ लोग हैं जो कि चाह रहे थे कि जंगल ना कटे, तो जंगल ना कटने के लिए उन्होंने सरकार का विरोध किया या फिर बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने विरोध किया। तो इस बड़े विरोध को, इस कड़े विरोध को आप आउटक्राई बोल सकते हैं। ऐसे ही ऑफिस के अंदर बहुत टाइम से चल रहा था कि हाँ सभी को बोनस दिया जाएगा, लेकिन जब बोनस देने का टाइम आया तो बॉस ने मना कर दिया या फिर मैनेजर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब किसी को भी बोनस नहीं दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ऑफिस के अंदर बहुत तगड़ा विरोध शुरू हो गया। तो इस बड़े विरोध को, इस कड़े विरोध को आउटक्राई बोला जा सकता है। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द डिसीजन टू कट डाउन द फॉरेस्ट लेड टू अ पब्लिक आउटक्राई, मतलब फॉरेस्ट को कट डाउन करने का जो भी निर्णय था या फिर फॉरेस्ट को काटने का जो भी फैसला था, उसके खिलाफ पब्लिक ने विरोध किया या फिर बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक ने विरोध किया। एन आउटक्राई अरोज अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द स्कूल एक्सटेंडेड द एग्जाम शेड्यूल, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही बड़ा विरोध शुरू हो गया जब स्कूल ने एग्जाम शेड्यूल को बढ़ा दिया या फिर जो भी परीक्षा का टाइम था उसको बढ़ा दिया, या फिर छात्रों ने जमकर विरोध किया। तो उस जमकर विरोध करने की जो सिचुएशन है उसको आउटक्राई बोला जा सकता है। एन आउटक्राई फॉलोड द डिसीजन टू बैन पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब जो भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन लगाने का जो भी डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन के बाद एक बहुत ही बड़ी मात्रा में विरोध शुरू हो गया या फिर कड़ा विरोध शुरू हो गया। अगला वर्ड है हमारा ओनस, ONUS, ओनस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, किसी पर्सन की ड्यूटी बोल सकते हो, या फिर किसी पर्सन का दायित्व बोल सकते हो, या फिर उसका कोई कर्तव्य बोल सकते हो, कुछ करने का कर्तव्य, या फिर उस पर्सन का कोई काम करने का कर्तव्य बोल सकते हो। अब जैसे किसी पर्सन को कोई काम दिया गया है करने के लिए, तो मतलब वो जो काम करने की जिम्मेदारी है उसका वो ओनस हो गया, या फिर काम करने का उसका जो कर्तव्य है उसका वो ओनस हो गया। अब जैसे सिचुएशन में आपके सामने रखता हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको संस्कार सिखाने की जो जिम्मेदारी होती है, संस्कार सिखाने का जो भी कर्तव्य होता है, तो वो उनके माता पिता का होता है, उन बच्चों के बड़ों का होता है कि बड़ों की ये जिम्मेदारी बनती है या फिर माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को संस्कार सिखाएं। तो वो जो जिम्मेदारी है, वो जो कर्तव्य है या फिर वो जो दायित्व है उसको ओनस बोला जा सकता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, बर्डन हो गया, या फिर ड्यूटी हो गया। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द ओनस ऑफ प्रूविंग हिज इनोसेंस वाज ऑन द अक्यूज्ड, मतलब अपनी जो भी बेगुनाही थी उसको साबित करने की जो जिम्मेदारी थी, उसको साबित करने का जो दायित्व था वो अपराधी के ऊपर या फिर जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उस
उस आरोपी के ऊपर उसकी खुद की बेगुनाही को साबित करने की जिम्मेदारी थी। इट्स द ओनर्स ऑफ पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन गुड वैल्यूज। मतलब जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि अब वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिवेरिटी। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज की सीरियसनेस बोल सकते हो, किसी चीज की इंटेंसिटी बोल सकते हो, मतलब उसकी कठोरता बोल सकते हो। जैसे कोई भी चीज है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ज्यादा कड़े कानून लागू होने हैं या फिर जो तगड़े नियम है उनको लागू किया जाना है, तो ऐसी जो इंटेंसिटी भरी सिचुएशन है या फिर सीरियस भरी जो सिचुएशन है उसको सिवेरिटी बोल सकते हैं। अब जैसे सर्दी आ जाते हैं तो उस टाइम पर हम गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्दियों की जो भी कठोरता है तो वो हमें मजबूर कर देती है कि गर्म कपड़े पहने। यानी कि सर्दियों की जो भी कठोरता है या फिर सर्दियों की जो भी सिवेरिटी है वो हमें मजबूर कर देती है कपड़े पहनने के लिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द सिवेरिटी ऑफ द विंटर रिक्वायर्स अस टू वेयर वार्म क्लोथ्स। मतलब जो सर्दियों की सीरियसनेस होती है या फिर सर्दियों की जो भी कठोरता होती है वो हमें जरूरत महसूस कराती है कि हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए। द सिवेरिटी ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली हैज रीच्ड अलार्मिंग लेवल्स। मतलब जो पोल्यूशन की सिवेरिटी है, पोल्यूशन की जो भी सीरियसनेस है या फिर पोल्यूशन की जो भी कठोरता है दिल्ली के अंदर, वो मतलब अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गई है या फिर वो खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है। अगला वर्ड है हमारा स्टॉक। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को पीछा करना या फिर उसको सताना, मतलब बार बार उसका पीछा करके उसको परेशान करना। तो ये जो पीछा करने की प्रोसेस है उसको स्टॉक बोला जा सकता है। जैसे आजकल की जनरेशन है उसके हिसाब से आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ऐसी लड़की है वो मार्केट में कहीं जा रही है या फिर कहीं भी जा रही है तो कुछ लोग अगर उसका पीछा करते हैं, कुछ लड़के अगर उसका पीछा करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको परेशान करने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है या फिर उसको हरास करने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है। तो इस पीछा करने को स्टॉक बोला जा सकता है या फिर इस पीछा करने की जो प्रोसेस है उसको स्टॉक बोला जा सकता है। इसके लिए आप सिनोनिम बोल सकते हैं, हरासमेंट बोल सकते हैं, शैडोइंग बोल सकते हैं, मतलब किसी की परछाई का पीछा करना या फिर परछाई जो बने हुए रहना। द वुमन रिपोर्टेड स्टॉकिंग इंसिडेंट्स टू द पुलिस। मतलब एक महिला थी, उसने पुलिस को जो भी पीछा करने वाली घटनाएं होती हैं उनके लिए रिपोर्ट किया या फिर उनके लिए शिकायत की। पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन अबाउट द डेंजर ऑफ स्टॉकिंग। मतलब जो माता पिता होते हैं उन्हें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्टॉकिंग। जो भी पीछा करने के डेंजर्स हैं, जो भी पीछा करने के खतरे हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को, उनके माता पिता को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपेट्रेटर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि कुछ हार्मफुल एक्ट करता है, एक ऐसा काम करता है जो कि हानिकारक है या फिर गैर कानूनी काम करता है, उसको अपराधी बोल सकते हैं या फिर परपेट्रेटेड बोल सकते हैं। अब जैसे हमारे देश में करप्शन तो चल ही रहा है और सभी को पता है कि करप्शन होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में बहुत सारे अपराधी घूम रहे हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे परपेट्रेटर घूम रहे हैं। इसके लिए आप सिलेजेंट बोल सकते हैं, ऑफेंडर बोल सकते हैं, कल्प्रिट बोल सकते हैं, क्रिमिनल बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द परपेट्रेटर ऑफ द थेफ्ट वाज कॉट बाय द शॉपकीपर। मतलब चोरी का जो भी अपराधी था, यानी कि एक चोरी करने वाले अपराधी को वाज कॉट पकड़ लिया गया था बाय द शॉपकीपर, मतलब शॉपकीपर के द्वारा पकड़ लिया गया था एक चोरी करने वाले अपराधी को। द परपेट्रेटर ऑफ साइबर अटैक वॉज ट्रेस्ड टू अनदर कंट्री। इसका मतलब ये है कि साइबर अटैक का जो भी अपराधी था उसको ट्रेस किया गया था या फिर उसका पता चला था टू अनदर कंट्री, दूसरे देश से उसका पता चला था। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।